Dear student, today we will discuss the topic DNA replication. DNA replication का मतलब क्या है? DNA replication का मतलब ये है कि एक DNA मॉलिक्यूल अपने आप को दो DNA मॉलिक्यूल में डिवाइड करेगा या सिंथेसाइज करेगा या प्रिपेयर करेगा, तो उसको DNA replication कहते हैं. In other words, we can say that self synthesis of DNA is called DNA replication. जो DNA होता है उससे जो दो DNA बनेंगे, तो जिससे बन रहे हैं वो पेरेंट DNA कहलाएगा, उसको पेरेंट DNA कहेंगे. और उससे जो नए DNA बन गए हैं तो उसको हम डॉटर DNA कहेंगे. ठीक है. अब ये जो DNA है ये अपने आप को रिप्लिकेट क्यों करता है? देखें, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं. जब ये सेल जो है अपने आप को डिवाइड करते हैं, हमें पता है ना, सेल की डिवीज़न होती है. जब सेल की डिवीज़न होगी और उसमें दो क्रोमोसोम्स है, तो एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में चला जाएगा. तो ये तो नाइंसाफ़ी है. ठीक है. तो क्या होता है कि जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपने साथ पेयर बना लेते हैं. एक एक स्ट्रैंड जो है वो अपने साथ एक एक पेयर बना लेता है. ठीक है. और फिर जब ये डिवाइड होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स उनके डॉटर सेल में पहुंच जाएंगे. दो इधर आ गए, दो इधर आ गए थे. दो होने चाहिए सेल में. अब सेल डिवाइड हो रहा है तो सेल क्या करेगा कि क्रोमोसोम को भी रिप्लिकेट करेगा. क्रोमोसोम्स बनेंगे. क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम DNA से बने हुए होते हैं ना. देखो, क्रोमोसोम जो है ये DNA से बने हुए होते हैं और DNA न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये अपने साथ एक और क्रोमोसोम एक एक और पेयर बनाएगा और फिर थ्रू माइटोसिस ये डिवाइड होगा और दो क्रोमोसोम एक में चले जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चले जाएंगे. ठीक है. ये पेरेंट सेल है, इससे जब दो बनेंगे तो ये डॉटर सेल बन जाएंगे. ठीक है. एक में दो क्रोमोसोम चले जाएंगे, दूसरे में दो क्रोमोसोम चले जाएंगे, क्योंकि ओरिजिन जो है इसमें दो क्रोमोसोम अगर होने चाहिए. ये सेल है, इसमें दो क्रोमोसोम होने चाहिए, इसने डिवाइड होना है तो क्या होगा? ये डायरेक्ट इस तरह डिवाइड नहीं होगा कि डिवाइड हो गया, एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चला गया, दूसरे में नहीं. इसमें ये होगा कि जब इसकी डिवीज़न होगी, जिस तरह माइटोसिस होता है, तो उसमें क्रोमोसोम जो है अपने आप को रिप्लिकेट कर लेते हैं. ठीक है. साथ में एक एक और क्रोमोसोम बन जाता है और फिर सेल की डिवीज़न होती है तो वही जो पेयर है वो एक डॉटर क्रोमोसोम में चले जाते हैं और एक डॉटर सेल में पहुंच जाते हैं और दूसरे पार्ट जो क्रोमोसोम का है वो दूसरे डॉटर सेल में ऐड हो जाते हैं. ठीक है. तो इसलिए इसको जो DNA है इसकी डिवीज़न जो है वो कंपलसरी है, लाजिमी है. ठीक है. अब जो है ये जो रिप्लिकेशन है ये दो किस्म के होते हैं. एक को सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं और दूसरे को कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहते हैं. अगर पेरेंटल DNA जो है ये जब दो में डिवाइड होगा और उसके साथ ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड से एक DNA बनता है ना. तो अगर एक ओल्ड स्ट्रैंड के साथ एक नया ये ग्रीन कलर का जो है न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा. ठीक है. एक ओल्ड एक न्यू, एक ओल्ड एक न्यू स्ट्रैंड, तो उसको क्या कहेंगे? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. ठीक है. अब अगर पेरेंटल DNA जो है वो अपने आप को रिप्लिकेट करता है
सेल्फ सिंथेसिस करता है, तो क्या होता है कि इसमें जो दो डॉटर डीएनए बन गए हैं, एक ये डॉटर डीएनए है, एक ये। अगर एक डॉटर डीएनए के जो स्ट्रैंड है दोनों ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड के बने हुए हैं, ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये जो दूसरा डॉटर डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड जो है ये न्यू स्ट्रैंड हैं, तो उसको फिर कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहेंगे। सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में क्या होता है कि एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड आपस में कंबाइन होते हैं, एक ओल्ड स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, और जो डॉटर डीएनए उससे बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन है तो उसमें दो ओल्ड स्ट्रैंड मिल जाते हैं और दो न्यू स्ट्रैंड आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो डॉटर सेल है ये डॉटर डीएनए है, ये डॉटर डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं और फिर न्यू स्ट्रैंड दो जो है आपस में मिलते हैं, तो उसको हम कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन कहेंगे। यानी जो पेरेंटल डीएनए है उसके दो ओल्ड स्ट्रैंड और दो न्यू स्ट्रैंड एक डॉटर डीएनए बनाता है और दो ओल्ड स्ट्रैंड एक डॉटर डीएनए बनाते हैं, ठीक है, पेरेंटल डीएनए से। और इधर पेरेंटल जो सेमी कंजर्वेटिव है, इधर से जो डॉटर पेरेंटल डीएनए है उससे जो डॉटर डीएनए बनेंगे तो उससे एक ओल्ड स्ट्रैंड साथ में होगा, दूसरा न्यू स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, जो न्यू स्ट्रैंड बना रहा है। इधर जो ये इधर दो थे ये न्यू स्ट्रैंड बना रहे हैं अपने साथ, ठीक है। तो अगर दो न्यू और दो ओल्ड आपस में मिल जाए, तो दो न्यू और दो ओल्ड आपस में मिल जाए तो क्या होगा, कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। अगर एक न्यू एक ओल्ड स्ट्रैंड आपस में मिल जाए तो क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। अब जो है जो मैकेनिज़्म है ऑफ डीएनए का, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये जो डीएनए की मैकेनिज़्म है ये मेनली 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। लेकिन याद रखें इसमें 3-4 एंजाइम इन्वॉल्व है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए की रिप्लिकेशन में। इसमें एक है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए प्राइमेज एंजाइम, डीएनए जाइरेज एंजाइम, डीएनए हेलिकेज एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये डीएनए की जो रिप्लिकेशन है इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अच्छा, जो 3 स्टेप्स है डीएनए के मैकेनिज़्म, ठीक है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मैकेनिज़्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो है उसको कहते हैं इनिशिएशन फेज़। अब इनिशिएशन फेज़ में क्या होता है, इनिशिएशन फेज़ में फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन बबल एंड रिप्लिकेशन फोर्क। क्या होता है, पहले फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन बबल एंड रिप्लिकेशन फोर्क। अब रिप्लिकेशन बबल क्या है और रिप्लिकेशन फोर्क क्या है, तो आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। अब क्या होता है कि जो डीएनए गायरेज एंजाइम है या जाइरेज एंजाइम, इसको टोपो आइसोमेरेज भी कहते हैं। तो डीएनए जाइरेज एंजाइम क्या आते हैं और इट ओपन द टर्न ऑफ डीएनए फ्रॉम स्पाइरल लेडर टू स्ट्रेट लेडर। ये एक स्पाइरल लेडर है, डीएनए जाइरेज एंजाइम आते हैं और ये जो फोल्डिंग है इसको अनफोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये स्पाइरल फॉर्म जो है ये स्ट्रेट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फोल्डिंग को अनफोल्ड करते हैं। तो ये देखो ये अनफोल्ड हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन बबल कहेंगे। ये रिप्लिकेशन बबल किसने बनाया है, ये बनाया है डीएनए जाइरेज एंजाइम। डीएनए जाइरेज एंजाइम एक्ट करते हैं डीएनए पे और जो स्पाइरल लेडर है, जो स्पाइरल फॉर्म है उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको स्ट्रेट बना लेते हैं टू स्ट्रेट लेडर, ठीक है। ये स्ट्रेट लेडर बन गया है ये, और इसको क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन बबल। तो रिप्लिकेशन बबल तो आपको समझ आ गया कि रिप्लिकेशन बबल क्या है। ये अनफोल्ड पार्ट ऑफ द स्पाइरल लेडर
ठीक है, जो डीएनए का जो स्पाइरल पार्ट है वो अनफोल्ड हो गया है, स्ट्रेट हो गया है। किसने किया है? डीएनए जायरेज ने। ये रिप्लिकेशन बबल बन गया है। ठीक है, तो इनिशिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि पहले क्या बनेगा? रिप्लिकेशन बबल बनेगा एंड रिप्लिकेशन फोर्क। रिप्लिकेशन फोर्क किसे कहते हैं? ये जो रिप्लिकेशन बबल है, इसके इस एंड को और इस एंड को, दोनों एंड को रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। दिस इज रिप्लिकेशन फोर्क एंड दिस एंड ऑफ द बबल इज द रिप्लिकेशन फोर्क। तो क्या हुआ कि जी पहले स्टेज में जब इनिशिएशन स्टेज था तो हमने कहा कि रिप्लिकेशन बबल बनेगा और रिप्लिकेशन फोर्क बनेगा। कौन बनाएगा? डीएनए जायरेज। डीएनए जायरेज आके इस स्पाइरल डीएनए को, इसके एक पोर्शन को स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लेडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रेट हो गया है तो इसको हम रिप्लिकेशन बबल कहेंगे। अब देखो ये रिप्लिकेशन बबल जो है ये तो आपस में कंबाइंड है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में ये मिले हुए हैं। ठीक है ना, ये थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में मिले हुए हैं। तो ये जो दूसरा एंजाइम है जिसे डीएनए हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है इसके बाद आके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन द टू स्ट्रैंड उसको तोड़ लेते हैं, अनजिप कर लेते हैं। ठीक है ना, जिप होता है जिस तरह, उसमें उसको अनजिप करते हैं, अनजिपर होता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है इस तरह तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देख लें, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, बिटवीन जो उसका था जो नाइट्रोजीनियस बेस के दरमियान बना था, ये एक नाइट्रोजीनियस बेस, ये दूसरा नाइट्रोजन थायमीन, और इसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो तोड़ गया है। ठीक है, ब्रेक हो गया है। किसने किया है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने। ठीक है, अब जो है स्टेप्स कौन कौन से हो गए? फॉर्मेशन ऑफ रिप्लिकेशन बबल, रिप्लिकेशन फोर्क। ये देखिए ये जगह कौन सी है? ये रिप्लिकेशन फोर्क है। यहाँ पे ये जगह कौन सी है? रिप्लिकेशन फोर्क है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्ट्रैंड जो है ये दूसरे स्ट्रैंड से अलहदा हो गया है। ठीक है, किसने किया है? हेलिकेज एंजाइम ने। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम ने इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन फिर भी इसके चांसेस है आपस में मिलने के, आपस में रीयूनाइट होने के चांसेस है। तो फिर क्या होता है कि एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये ब्लू कलर का। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके एक साइड पे जो रिप्लिकेशन फोर्क है इधर अटैच हो जाता है और इधर भी अटैच हो जाता है रिप्लिकेशन फोर्क के साथ। ठीक है, कौन सी चीज़? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये अटैच हो गया। अब इसकी रीयूनियन की चांसेस नहीं है, ये आपस में रीयूनाइट नहीं हो सकते। ठीक है, कोई बॉन्ड आपस में नहीं बना सकते। अच्छा, अब जो है ये जो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब इसके ऊपर जो है ना, इधर इसके साथ एक जो है दूसरा नया स्ट्रैंड बनेगा और इधर भी नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो जिस पार्ट पे नया स्ट्रैंड बनेगा, नया स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड पे एक और स्ट्रैंड बनेगा ना। ठीक है, इधर और इधर एक और नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो इसको फिर हम टेम्पलेट कहेंगे, इस स्ट्रैंड को फिर हम टेम्पलेट कहेंगे। टेम्पलेट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर एक और नया स्ट्रैंड बनेगा। इसको भी टेम्पलेट कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक नया, इसके इधर साइड पे एक नया टेम्पलेट बनेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, तो इसलिए इसको टेम्पलेट कहेंगे। ये आगे मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि क्या होता है। लेकिन इनिशिएशन स्टेप्स में क्या हो गया कि जो डीएनए जो है उसमें बबल बन गया। ठीक है, और बबल जो है उसके
एंड को भी रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं और दूसरे एंड को भी रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, ये एक बबल है, इसके इस एंड को भी और इस एंड को भी रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। लेकिन ये बबल बनाया किसने है? ये डीएनए जाइरेज एंजाइम ने। डीएनए जाइरेज एंजाइम आके डीएनए पे एक्ट किया और जो फोल्डिंग पार्ट था उसको अनफोल्ड किया, स्ट्रेट किया और बबल बन गया। बबल के एक एंड को भी रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, दूसरे एंड को भी रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, और जो बबल है उसको रिप्लिकेशन बबल कहते हैं। ठीक है, अब जो है ये आपस में जो स्ट्रैंड है, इस दोनों स्ट्रैंड जो है ये आपस में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच हैं। तो फिर एक और एंजाइम आएगा जिसको डीएनए हेलिकेज एंजाइम कहते हैं और वो इसको अनजिप करते हैं, ये इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं बॉन्ड को। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चांसेस है कि ये आपस में कंबाइंड हो। तो फिर क्या होता है कि एक प्रोटीन है जिसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके फॉर्क के एक साइड बबल के एक कोने पे और दूसरे कोने पे जिसको रिप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं उधर अटैच हो जाते हैं। अब जो है ये दूसरे ये जो है आपस में कंबाइंड नहीं हो सकते, नहीं मिल सकते। ठीक है, और ये भी याद रखें कि ये जो डीएनए की साइंथिसिस है ना, ये जो है ना किसी भी पार्ट से शुरू नहीं हो सकती। डीएनए मॉलिक्यूल के किसी भी पार्ट से शुरू नहीं हो सकती। डीएनए में एक मखसूस जगह है, मखसूस पार्ट है, मखसूस पॉइंट है, मखसूस स्पेसिफिक पोर्शन है, स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो जहाँ से ये मैंने एक निशान इधर लगाया है ग्रीन कलर का कि चलो ये है वो पॉइंट, वो स्पेसिफिक एरिया, वो स्पेसिफिक पार्ट, वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से रिप्लिकेशन शुरू होगी तो उसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहेंगे। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं है, यहाँ पे जो है वो पार्ट है जहाँ से रिप्लिकेशन शुरू होगी तो उसको फिर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पॉइंट या एरिया कहेंगे। ठीक है, हर जगह से डीएनए की रिप्लिकेशन शुरू नहीं होती, साइंथिसिस शुरू नहीं होती। ठीक है ना, यहाँ पे एक ख़ास सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का इधर ख़ास सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस से जो है ना रिप्लिकेशन या सिंथेसिस ऑफ डीएनए शुरू होगा। ठीक है, यानी किसी भी पोर्शन से डीएनए के किसी भी पोर्शन से आप जो है ना सिंथेसिस नहीं कर सकते। डीएनए का एक ख़ास पोर्शन स्पेसिफिक एरिया होगा, ठीक है ना, उसको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहेंगे और उधर से ही जो डीएनए की सिंथेसिस है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम हो गया कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ से डीएनए की सिंथेसिस या रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी। तो ये था इनिशिएशन पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज़। एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज़ कहते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन फेज़ है इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड along the template strand by the help of polymerase enzyme। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड क्या होता है? ये एक ओल्ड ये चलो मैं ये जो डीएनए का एक वो था पार्ट जो था, बबल जो था, उस बबल को मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, उस बबल को मैंने हाफ कर दिया। हाफ पोर्शन को हम स्टडी करते हैं ताकि डिटेल से इसकी स्टडी हो। तो इसमें देखो ये एक ओल्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, इसको टेम्पलेट भी कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो है इसके साथ नए डीएनए ने बनना है, नया स्ट्रैंड बनेगा। और इस तरह ये भी जो है ये ओल्ड स्ट्रैंड है, इसके साथ एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो इधर क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड बन रहा है अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर नया स्ट्रैंड बन रहा है। जिस स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, अच्छा, तो न्यू स्ट्रैंड अलॉन्ग विद द टेम्पलेट बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
किस एंजाइम की हेल्प से बनेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। किस तरह होता है? यही बबल है जो मैंने हाफ किया है, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं और मूव करते हैं फ्रॉम 5 to 3। ये 5 है, 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ठीक है। हमेशा याद रखें ये 5 एंड इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो एंड है यहाँ 5 पोजीशन फ्री है और यहाँ पे 3 पोजीशन फ्री है, ठीक है। यहाँ पे 5 पोजीशन फ्री है, यहाँ पे 3 पोजीशन फ्री है, ठीक है, जो ओल्ड स्ट्रैंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसको 5 एंड या 3 एंड कहते हैं, इसको 5 एंड भी कहते हैं या 5 प्राइम। 5 एंड यानी इसका 5 नंबर एंड इस न्यूक्लियोटाइड का इधर जो अटैच होगा वो फ्री होगा और इधर 3 पॉइंट जो है ये फ्री है, इधर 5 पॉइंट फ्री है, इधर जो है 3 पॉइंट फ्री है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू स्ट्रैंड है वो क्या होगा? वो 5 से 3 की तरफ होगा, 5 से 3 की तरफ जो है वो नया स्ट्रैंड बनेगा। तो यानी न्यूक्लियोटाइड की जो मूवमेंट होगी वो फ्रॉम 5 टूवर्ड 3 होगी। अब जो है ये ब्लैक कलर का जो है ये जो बबल है, ठीक है, इसके साथ जो है नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ से शुरू होगा और ये जाएगा टूवर्ड रिप्लिकेशन फॉर्क, ये टूवर्ड रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये रिप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने कहा था कि स्टार्ट यहाँ से 5 to 3, ये 3 एंड है। तो मूवमेंट कहाँ से शुरू होगी? सिंथेसिस कहाँ से शुरू होगी? फ्रॉम 5 to 3, 5 से ट्रेवल करेगा टूवर्ड 3 की तरह, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस जा रहा है फ्रॉम 5 to 3, इसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल इस तरह बनता जाएगा, बनता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा टूवर्ड रिप्लिकेशन फॉर्क। ये अनफोल्ड होते जाएंगे और ये आगे इस तरह मूवमेंट करता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और ये क्या? मूव टूवर्ड रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये कौन बना रहा है? ये बना कौन रहा है? ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम बना रहा है। पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है ये क्या करते हैं कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल साइटोप्लाज्म में जो है थायमीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इसको उठाते हैं और इधर नया स्ट्रैंड बनाते हैं, इधर रखते जाते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन, ठीक है। और इस तरह ये कंटिन्यू डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आके इसको इधर जो ओल्ड स्ट्रैंड है इसके आगे जो है वो लगाते जाते हैं, ठीक है। और मूवमेंट जो है वो कहाँ से हो रही है? फ्रॉम 5 to 3। अब जो है ये तो मसला हल हो गया कि ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया है फ्रॉम 5 to 3। अब जो है जो दूसरा स्ट्रैंड है इसमें क्या होता है कि हमने तो हमेशा कहा है कि ये जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 बनेगा। तो नेक्स्ट जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है इसमें क्या होगा कि इसकी जो सिंथेसिस होगी न्यू स्ट्रैंड की, जो दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड है, इसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो पार्ट्स में बनेगा, फ्रेगमेंट्स में बनेगा और अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क। ये रिप्लिकेशन फॉर्क है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 to 3 मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है 5 to 3, फिर 5 to 3, फिर 5 to 3। तो इधर ये 5 स्ट्रैंड है ना, इसके अगेंस्ट कौन सा लास्ट में आ गया? 3। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ओल्ड जो था वो 3 था, इसके साथ ये एंटी पैरेलल बन रहा है ना, एंटी पैरेलल यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है तो यहाँ से 5 से शुरू होगा,
एंटी पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये डिसकंटिन्यूस होता है और अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फॉर्क, अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फॉर्क इस तरफ जाएगा, इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा, ठीक है, इस तरह अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क जो है ये जाएगा। और ये काम कौन कर रहा है, ये वही डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, ठीक है ना। इधर भी यह हम तो कंटिन्यू एक वो बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यू फ्रेगमेंट में बनाते हैं, 5 to 3 5 to 3 5 to 3 5 to 3, ठीक है। और इस फ्रेगमेंट को जो छोटा पार्ट है उसको ओकाज़की फ्रेगमेंट भी कहते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसमें से हमें दो मेन चीज़ों का पता चल गया है कि ये जो हाफ बबल हमने लिया था और ताकि हम इजीली इसके मैकेनिज़्म को समझ सकें, तो क्या होता है कि 5 to 3 जो स्ट्रैंड होगा वो बनेगा 5 to 3 की तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 to 3 बन रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है। तो जो कंटिन्यूस जा रहा है 5 to 3 जा रहा है टूवर्ड रिप्लिकेशन फोर्क मूवमेंट है इसकी, टूवर्ड रिप्लिकेशन फोर्क कंटिन्यूस। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये लीडिंग स्ट्रैंड कौन बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके इधर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं और 5 to 3 मूवमेंट करते हैं टूवर्ड रिप्लिकेशन फोर्क। दूसरे स्टैंड पे वो डिसकंटिन्यू 5 to 3 मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क। ये रिप्लिकेशन फोर्क है तो ये अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क जा रहे हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यू है, यहाँ कंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू है, ये फ्रेगमेंट में बनाते हैं, ये स्ट्रैंड फ्रेगमेंट में बनता है, तो इसको ओकाज़की फ्रेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूस है और अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क है, ये कंटिन्यूस है और टूवर्ड रिप्लिकेशन फोर्क है। कौन ये स्ट्रैंड बना रहा है, कौन इसमें कौन सा एंजाइम इसमें हिस्सा ले रहा है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। अब डीएनए जो है जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये 3 किस्म के होते हैं। एक को टर्मिनेशन फेज ऑफ रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, जो पॉलीमरेज 1 एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, इट हेल्प इन द टर्मिनेशन फेज ऑफ रिप्लिकेशन। ये रिप्लिकेशन जो हो रही है, सिंथेसिस तो जो हो रही है कहाँ पे, तो हमने इसको बंद करना है ना, स्टॉप करना है ना, तो जो स्टॉप करेगा वो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम स्टार्ट करेगा। दूसरा जो है डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम, ये क्या करते हैं, रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेज ड्यूरिंग लाइफ टाइम। देखो हमारा जितने भी लाइफ टाइम है उसमें डीएनए की डैमेजेस होती रहती हैं, ठीक है। तो उस डीएनए डैमेज को कौन रिपेयर कर रहा है, वो जो है डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम। ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग लाइफ टाइम जितने भी डीएनए में डैमेज होगी, जो डीएनए डैमेज होगी उसको कौन रिपेयर करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम। हमें पता भी नहीं चल रहा होता और डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम अपना काम करते हैं, डीएनए को रिपेयर करते हैं। तीसरा जो है यही डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, ये एक मेन एंजाइम है दैट सिंथेसाइज बोथ डॉटर, ठीक है। यानी इससे जो है 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, 2 डॉटर डीएनए बनेंगे। तो ये थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में था। तो नेक्स्ट जो ये एक्सटेंशन में क्या हो गया है, एक्सटेंशन में जो है 2 स्ट्रैंड बनते हैं, एक कंटिन्यूस होता है टूवर्ड रिप्लिकेशन फोर्क होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, ठीक है। और दूसरे स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस बनता है, ठीक है, और अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क बनता है, फ्रेगमेंट में बनते हैं, ठीक है। और इस फ्रेगमेंट को ओकाज़की फ्रेगमेंट भी कहते हैं। अब जो है थोड़ा सा डिटेल से इसकी जो मैकेनिज़्म है वो पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, ये देखो
ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है आके यहाँ पे जो अगर टी है तो टी के आगे किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन के साथ, थायमिन एडेनिन, ये सी है साइटोसिन गवानीन के साथ, और इस तरह उसके साथ पॉलीमरेज 3 डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है वो आके इस तरह जो 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 एडेनिन है सेल में एडेनिन उठाएगा तो थायमिन के साथ अटैच करेगा। इस तरह इस थायमिन के साथ दूसरा एडेनिन और ये उठाते जाएंगे साइटोप्लाज्म से, और इस तरह डीएनए के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेंगे न्यू स्ट्रैंड बनाने में। तो कौन बना रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। क्या होता है कि 5 to 3 मूव करेगा, 5 to 3 बना, ये 3 एंड है, ठीक है, ये 5 एंड है, 5 to 3 बन रहा है। यहाँ पे ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड है, ये 3 है ना, एंड 3 है इसका, तो 3 के साथ जो एंटी पैरेलल बनेगा ना 3 to 5, इधर 5 से शुरू होगा, ठीक है ना। तो देखो ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं, और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड भी बन रहे हैं। ये 3 है तो ये 5 एंड है, ठीक है। और नेक्स्ट वो जो है वो डिसकंटिन्यूस बनते हैं, फ्रेगमेंट में बनते हैं, और अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है 5 to 3 5 to 3, ठीक है। यहाँ पे 5 स्ट्रैंड है ओल्ड, ये देखे, और ये जो नया एंड हो रहा है ये 3 पे एंड हो रहा है, तो ये भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है इसके बड़े नखरे हैं। ये कहता है कि मैं सिंथेसिस तब शुरू करूँगा जब स्ट्रैंड के साथ, डीएनए स्ट्रैंड के साथ प्राइमर लगा हो। प्राइमर, ये देखिए ये ब्लू कलर का मैंने बनाया। प्राइमर क्या है? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का एक छोटा सा स्मॉल सा टुकड़ा है, उसको हम स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको हम प्राइमर कहते हैं। और ये प्राइमर कौन बना रहा है? डीएनए प्राइमेज एंजाइम। डीएनए प्राइमेज एंजाइम जो है ये क्या सिंथेसाइज करता है? प्राइमर को सिंथेसाइज करता है। प्राइमर क्या है? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का एक छोटा सा पीस है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये कहता है कि अगर प्राइमर होगा तो मैं जो है सिंथेसिस करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। दूसरा वो कहता है कि मैं हमेशा न्यूक्लियोटाइड को ऐड करूँगा एट 3 एंड पे, 3 एंड पे उसको ऐड करूँगा। किस तरह होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है वो तब अपना काम शुरू करेगा जब प्राइमर होगा, और कहाँ से शुरू करेगा? 3 एंड पे ऐड करेगा, 3 एंड पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, ठीक है। किस तरह ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जी प्राइमर जो है, प्राइमर डीएनए प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर बना हुआ है, ऑलरेडी मौजूद है, तो प्राइमर आके इधर जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड होगा उधर उसके स्टार्ट में अटैच हो जाएगा, और अब डीएनए पॉलीमरेज का जो एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से 5 है, 5 का एंड क्या होगा? 3, तो 3 पे एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया, फिर इसका जो है ये 3 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 3 होगा, और इस तरह न्यूक्लियोटाइड जो है 3 एंड पे अटैच होते जाएंगे, ठीक है। 5 to 3 ट्रेवल भी कर रहा है। अब दूसरे जो वो है स्ट्रैंड है जो डिसकंटिन्यूस है, उसमें क्या होता है कि उसमें तो एक अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क जो है वो जा रहा है, जो सिंथेसिस है, और किस डायरेक्शन में ऐड होगा? 3 की डायरेक्शन में ऐड होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
प्राइमर अटैच हो गया है, यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया है, तो यहाँ से शुरू होगा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, वो यहाँ पे साइटोसिन के साथ एक ऐड करेंगे, दूसरा गवानीन के साथ साइटोसिन ऐड करेंगे, ये जो एडेनिन है इसके सामने थायमीन ऐड करेंगे, और ये जो एडेनिन है इसके सामने भी थायमीन जो है ये आपस में इस तरह ऐड करते जाएंगे और एक नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि जब ये कंप्लीट होगा तो ये प्राइमर जो है ये जंप करेगा तकरीबन 100 से लेके 200 न्यूक्लियोटाइड तक। ये एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 5 यहाँ तक समझ ले के 100 है, तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर ये 100 कंप्लीट करेगा, ठीक है, यहाँ से फिर ये जंप करेगा, आगे जाएगा 100 150, फिर उसको कंप्लीट करेगा, और इस तरह यानी इनके साथ ये जो स्ट्रैंड है डिसकंटिन्यूस जो स्ट्रैंड है ये बनाता जाएगा, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बन गया है और ये एक कंटिन्यू फेज स्ट्रैंड जो है ये बन गया है। अब जो है अच्छा ये याद रखें कि बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज़ 3 एंजाइम जो है इससे गलती हो जाती है और टी की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोई और वो अटैच किया है न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्ज़ाम्पल टी के साथ सी अटैच किया है, तो फिर इसकी प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। और ये प्रूफ रीडिंग कौन करता है? यही डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम 3 होता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम 3 है, तो इसके साथ एक छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम फिर इसको जो है प्रूफ रीडिंग करते हैं, और अगर कोई गलत वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच है तो उसको रिप्लेस करते हैं विद प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। ये सारा जो है ये डीएनए पॉलीमरेज़ 3 एंजाइम है, इसके साथ एक छोटा सा पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये छोटा पोर्शन जो है डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम का, इसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं ताकि कोई अगर गलती से कोई और न्यूक्लियोटाइड लगा हो तो उसको रिप्लेस करें विद प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो ये था उसके बारे में जो एक्सटेंशन के बारे में। नेक्स्ट जो लास्ट फेज़ जो है वो है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ में जो है डीएनए पॉलीमरेज़ 1 एंजाइम जो मैंने कहा था वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर। यहाँ पे जो प्राइमर है ना इसको हटा लेते हैं। अब प्राइमर हट गया तो डीएनए पॉलीमरेज़ 3 एंजाइम एक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी जो वर्किंग है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्राइमर चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज़ 3 एंजाइम के लिए प्राइमर चाहिए, तब वो सिंथेसिस शुरू कर सकता है, ठीक है। जब प्राइमर अब उठ गया यहाँ से तो ये मतलब है कि जो रिप्लेसमेंट प्राइमर, तो क्या किस तरह वो करते हैं? ये जो प्राइमर है ना ये गवानीन है, ये साइटोसिन है, तो इसके साथ बॉन्ड होता है ना, इसका इस तरह आपस में अटैच होते हैं। तो ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज़ 1, ये जो प्राइमर और जो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ देते हैं और इसको यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। दो काम करते हैं, बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है, और साथ में जो है प्राइमर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक द बॉन्ड विद न्यूक्लियोटाइड एंड रिमूव, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करते हैं कि जब यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। देखें यहाँ से ये एक प्राइमर अटैच है, ये दूसरा प्राइमर अटैच है, तो यहाँ से जब रिमूव करेंगे तो इसके दरमियान स्पेस बन जाएगा ना जो प्राइमर है, ठीक है। तो फिर जब स्पेस बनेगा तो फिर ये इसको एक्सटेंड करते हैं। ये फ्रेगमेंट जो है ना, इस फ्रेगमेंट को अटैच दूसरे फ्रेगमेंट से नहीं करते लेकिन एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है। जब एक्सटेंड होगा तो इस तरह बस थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ जाते हैं, ठीक है, अटैच नहीं होते। तो फिर एक और एंजाइम है जिसे डीएनए लाइगेज करते हैं, विल जॉइन द 2 सेगमेंट। तो ये जो 2 सेगमेंट है जो इलांगेट हुए हैं लेकिन आपस में अटैच नहीं है, उसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ये जॉइनिंग ऑफ द 2 सेगमेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ से वो प्राइमर रिमूव हुआ होता है, ठीक है। अब प्राइमर रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो
फिर ये खुलता जाएगा, ये खुल जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा, तो एक न्यू स्ट्रैंड जो है ये ओल्ड स्ट्रैंड के साथ जाएगी, ये न्यू स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड यानी पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेमी कंजर्वेटिव डॉटर सेल बन जाएंगे। यह सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन हो गया है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, एक न्यू स्ट्रैंड होता है। तो ये सारा था डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।